स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, पर ये होता क्या है? ये यूजुअली कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है जो कि ट्रेनिंग या कंपटीशन के टाइम पे अकर होती है। अगर प्रॉपर वे में मीनिंग देखें तो मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि स्पोर्ट्स या गेम्स में होने वाली इंजरीज के ट्रीटमेंट से डील करती है। इसमें कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है, अपनी हेल्थ डिजीजेस से बच सकता है। मान लीजिए कोई भी एथलीट स्पोर्ट्स में पार्ट लेते इंजर्ड हो जाता है तो वहां सबसे पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन से काम आती है। इससे उसकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एम्स एंड स्कोप ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन का एम क्या है? फर्स्ट वन की बात करें तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एथलीट अबाउट द स्पोर्ट्स इंजरीज। जनरली जो एथलीट स्पोर्ट्स गेम्स में पार्ट लेते हैं उनको होने वाली उस गेम में इंजरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप की इंजरीज होती है जिसके बारे में एथलीट्स को नहीं पता होता है। तो फर्स्ट एम यही है कि उनको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और सबसे बेस्ट इस काम को कोचेस ही कर सकते हैं। सेकेंड है टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द कॉजेज ऑफ इंजरीज, यानी डिफरेंट इंजरीज के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। वो कॉजेज का पता लगना भी बहुत जरूरी होता है एथलीट के। जैसे कुछ कॉजेज एनवायरमेंटल फैक्टर, इम्प्रॉपर फिटनेस, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी उनको पहले ही मिल जानी चाहिए। थर्ड है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर एथलीट्स को स्पोर्ट्स इंजरीज से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो उन चीजों से आसानी से बच सकता है और उसको इंजर्ड होने के भी लेस चांसेस रहेंगे। तो इसका थर्ड एम ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना। फोर्थ है टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट मीन्स और रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि वो उस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, और रिहेबिलिटेशन में अगर जरूरत पड़े तो एक्सरेज, कुछ थेरेपी भी करवा सकते हैं। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी कॉजेज, क्लासिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है? बहुत नेचुरल और बहुत कॉमन है जो किसी भी एथलीट को हो सकती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कंपटीशन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद ही ऐसा कोई प्लेयर होगा जो कभी इंजर्ड ना हुआ हो किसी गेम्स में। डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, कोचेस या स्पेशलिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन पूरी कोशिश करते हैं कि इन इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके, लेकिन प्रॉपरली सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन शायद कुछ ऐसे स्टेप्स है जिससे इन चीजों को कम किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट वन की बात करें तो प्रॉपर वार्म अप लेना। ट्रेनिंग या कंपटीशन से पहले प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज होने चाहिए, गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज होने चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। ऐसे कई प्रिवेंशन है स्पोर्ट्स इंजरीज के जो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। 3, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। पहले बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। ये भी 5 कैटेगरीज में है। सबसे फर्स्ट है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन एक मसल इंजरी होती है, यानी मसल्स पे डायरेक्ट हिट, या तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के थ्रू या बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के थ्रू अगर कोई इंजरी होती है डायरेक्ट हिट के कारण तो उसे कॉन्ट्यूजन कहते हैं। मसल्स पे डायरेक्ट हिट होने के कारण जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। ये नील के टाइप दिखाई देती है। जैसे अगर आप दरवाजे में कभी आपकी उंगली आ जाती है तो जिसकी आपके उंगली में कोई नील आ जाती है उसे ही कॉन्ट्यूजन कहते हैं। ये यूजुअली बॉक्सिंग या रेसलिंग में पाई जाती है, या फिर गिरना, डायरेक्ट हिट होना, उस कारण भी ये होती है। इससे मसल्स बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। प्रिवेंशन देखें कि इससे बचा कैसे जा सकता है। फर्स्ट यही है कि प्रॉपर वार्म अप लो ताकि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सके। सेकेंड, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। थर्ड, प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज होने चाहिए गेम्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हो वो गुड क्वालिटी के होनी चाहिए। फिफ्थ, जिस भी फील्ड में आप गेम खेल रहे हो वो बहुत क्लीन एंड स्मूथली होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस गेम के बारे में आपको होनी चाहिए। स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत ही अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए गेम खेलने के दौरान, या फिर इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स की अच्छी टीम भी वहां मौजूद होनी चाहिए। सेकेंड है स्ट्रेन। स्ट्रेन भी एक मसल इंजरी होती है जो कि मांसपेशियों के खिंचाव के कारण होती है। ये यूजुअली कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने से या ओवर स्ट्रेस के कारण होती है, जिस कारण मसल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है और जॉइंट्स प्रॉपर
मूव नहीं कर पाते, जिससे कारण बहुत पेन सफर करना पड़ता है। ये भी बहुत कॉमन है, कभी भी हो सकती है। इससे बचने के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सेम है जो कि हमने कॉन्ट्यूजन के टाइम पढ़े थे। थर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक लिगमेंट के टियर होने के कारण होती है, जिससे लिगमेंट का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। ये या तो गिरने से या फिर कुछ प्रॉपर फोर्स उठाने से, ज्यादा फोर्स उठाने के कारण होती है। इससे स्वेलिंग भी हो सकती है और आगे भी कुछ प्रॉब्लम, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इससे प्रिवेंट होने के रीजंस भी वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अगर एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा देखें तो आपको प्रॉपर हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, मोटापा अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज्यादा हेल्थी होंगे उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम सफर होगी। दूसरा ये है कि कुछ टाइट फिटिंग शूज पहनकर ही करना चाहिए। फोर्थ है अब्रेशन। अब्रेशन भी बहुत कॉमन है, ये स्किन इंजरी होती है। जब भी आप किसी चीज से गिर जाते हो या टकरा जाते हो तो स्किन पे कुछ रैशेस आ जाते हैं, जिसे अब्रेशन कहते हैं। ये बॉक्सिंग ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, जहाँ पे कोई रफ सरफेस होता है वहां पे बहुत कॉमनली होती है। ये यूजुअली स्किन से रिलेटेड होती है, लेकिन इसमें कुछ ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर डीप अब्रेशन हो तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। इनसे बचने के उपाय भी वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्किन को क्लोथ से हमेशा कवर रखना चाहिए। लास्ट है ब्रूशेस। ब्रूशेस पे एक स्किन इंजरी होती है, यानी चोट लग जाना, जो कि हर एथलीट को लगती रहती है। जब भी किसी चीज से टकरा जाते हो या गिर जाते हो तो आपको चोट लग जाती है, जिसके कारण जो इनर टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, ब्लड अंदर स्किन की तरफ स्प्रेड हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स भी खराब हो जाती है और बाहर की तरफ कुछ ब्लू या ब्लैक मार्क हो जाता है। ये स्किन के अंदर होने वाली इंजरी होती है। ये भी बॉक्सिंग या फुटबॉल ग्राउंड, इन सब में सफर करनी पड़ती है। किसी भी एथलीट को ये चोट कभी भी लग सकती है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के बाद आते हैं बोन इंजरीज। बोन इंजरीज 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में कोई वाउंड या कोई चोट या कोई घाव नहीं होता, इसमें बोन एक बार ब्रोक डाउन हो जाती है। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें बोन के फ्रैक्चर के साथ साथ स्किन और मसल्स भी डैमेज हो जाती है और जो ब्रोकन बोन है वो स्किन को टीयर करके बाहर निकलती है। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। बोन्स के फ्रैक्चर के साथ साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में टिश्यूज, नर्व और आर्टरी इंक्लूडेड है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। फोर्थ है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर चिल्ड्रंस में होता है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है, तो वो बेंट हो जाती है अगर ज्यादा स्ट्रेस होता है तो। नेक्स्ट है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर्ड बोन है वो 1 से 2 या 2 से 3 पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाते हैं, यूजुअली साइकिल या मोटरसाइकिल रेस में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक बोन फ्रैक्चर दूसरी बोन फ्रैक्चर के अंदर एंटर करती है तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। लास्ट है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। जब स्कल्स की बोन में कोई फ्रैक्चर होता है तो उसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। अब इन फ्रैक्चर के कॉजेस कौन कौन से होते हैं? फ्रैक्चर के कॉजेस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस या किसी हार्ड सरफेस पे गिर जाना। थर्ड बात करें डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट इक्विपमेंट। फोर्थ बात करें तो कुछ अननेचुरल, कुछ फोर्सफुल मूवमेंट्स करना। और लास्ट किसी लॉन्ग रनिंग में पार्ट लेना। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और बोन इंजरीज के बाद अब बात करते हैं जॉइंट इंजरीज की, जो सबसे लास्ट इंजरी होती है। जॉइंट इंजरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो। जब भी हमारे चिन किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं या चिन पे कोई गहरा इंपैक्ट पड़ता है, उसके कारण जो हमारी लोअर जो की बोन से वो डिसलोकेट हो जाती है, जिसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो। सेकेंड है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। जब कभी शोल्डर पे कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ता है या शोल्डर अगर कभी किसी से टकरा जाए या हम गिर जाएं तो उसके कारण जो शोल्डर की बोन्स है वो भी डिसलोकेट हो जाती है और उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये यूजुअली क्रिकेट या फुटबॉल मैच में ही दिखाई देती है, क्योंकि अक्सर लोग उन मैचेस में कभी उनको शोल्डर पे लग जाती है या बॉल लग जाती है, जिस कारण उनकी बोन्स जो है वो डिसलोकेट हो जाती है। थर्ड है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। अगर हिप जॉइंट की किसी बोन में ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ के कारण अगर उस बोन्स में डिसलोकेशन आ जाए तो उसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। और लास्ट है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। अक्सर मैचेस में ऐसा होता रहता है कि कोई गिर जाता है या कोई किसी चीज से टकरा जाता है, उसके कारण अधिकतर लोगों की रिस्ट में डिसलोकेशन आ जाता है, उनकी बोन्स डिसलोकेट हो जाती है। ये यूजुअली सही तरीके से मूवमेंट ना प्ले करना गेम्स में, या फिर सही तरीके से लैंडिंग ना पता होना कि किस तरीके से, किस टेक्निक से स्पोर्ट्स खेलना है, उस कारण रिस्ट की बोन्स डिसलोकेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। नंबर 1 है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग।
स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर कंडीशनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं होती तो इंजर्ड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, जो कि नेचुरल है। सेकंड है इम्प्रॉपर वार्म अप। किसी ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इम्प्रॉपर वार्म अप में हैं तो आपकी बॉडी की फंक्शंस प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिससे वो इंजर्ड हो जाएंगे। थर्ड है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। एथलीट को ट्रेनिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि ओवर ट्रेनिंग क्या होती है, अंडर ट्रेनिंग क्या होती है। उसे गाइडेंस के एक्सपर्ट में ही करना चाहिए ये ट्रेनिंग। अगर अनसाइंटिफिक वे में वो ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे भी इंजर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिटनेस। फिजिकली फिट ही नहीं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फिट भी एथलीट को होना चाहिए। तीनों में से किसी भी फैक्टर का मिसिंग होना इंजर्ड के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इनएडिक्वेसी, यानी फूड में न्यूट्रिशन की कमी होना। बोन फ्रैक्चर जो होते हैं उसका रीजन यही होता है कि कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस की कमी हो जाती है फूड में, जिस कारण ऐसी इंजरीज हो जाती है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। जब कोई एथलीट किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेता है तो अगर उसको प्रॉपर स्पोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलती है, जैसे लाइक ग्राउंड का स्मूथ और क्लीन ना होना, तब उसको कई सारी इंजरीज हो जाती है। नेक्स्ट वन है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी गेम में पार्ट लेने के लिए, और आज के टाइम में स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो कि कुछ अपर लेवल पर बढ़ चुके, उनमें तो कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए ही होते हैं। अगर प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहे हैं तब भी इंजरीज हो सकती है। कॉजेज का नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ कंपटीशन। किसी भी एथलीट को जब वो किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है जीतने का। उसी प्रेशर के कारण वो इंजर्ड भी हो सकता है। उसे अपनी कंट्री को जिताना होता है, जिस कारण उसका ध्यान पूरा स्पोर्ट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की फैसिलिटीज ना होना, क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज ना करना। नेक्स्ट वन है केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स। कुछ मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर केयर चाहिए होती है। अगर उन मूवमेंट्स पे भी अगर कोई एथलीट केयर नहीं दिखाता है, जिस कारण वो इंजर्ड हो सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो एक्सेसिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग। जब भी किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो थकान होती है, लेकिन उस फैटिग के दौरान अगर आप अपना कंपटीशन कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। जब भी कोई एथलीट किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है तो उसके इंजर्ड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब कई बार तो इन इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन कई बार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ये सीवियर हो तो वो आगे की कंपटीशन में पार्ट ले नहीं पाता और उसका स्पोर्ट्स करियर तक एंड हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके हम इन इंजरीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो प्रॉपर वार्मिंग अप। कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले बॉडी का प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। इससे मसल्स टोन अप पोजिशन में आ जाते हैं और बॉडी की फंक्शन प्रॉपरली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। डेली 10 मिनट्स का वार्म अप लेना चाहिए, जैसे जॉगिंग, स्लो रनिंग करना, ट्रैक के चक्कर काटना। ये सारी चीज़ें कंपटीशन से पहले करनी चाहिए ताकि इंजर्ड होने के चांसेस बहुत कम हो। सेकेंड है प्रॉपर कंडीशनिंग। मस्कुलर स्ट्रेंथ का वीक होना, मसल्स का कमज़ोर होना, जिस कारण आप इंजर्ड हो सकते हो। इंजर्ड होने के यही चांसेस होते हैं कि आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉपर कंडीशनिंग की जाए तो मसल्स को स्ट्रेंथ भी मिलेगी और मसल्स स्ट्रांग भी होगी, जिस कारण आपके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड है बैलेंस डाइट। बोन्स वीक क्यों होती है? क्योंकि फूड में प्रॉपर कैल्शियम, न्यूट्रिशन, विटामिन नहीं मिलता। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, तब भी आप इंजर्ड होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। अगर आपके पास किसी स्पोर्ट्स को खेलने का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली उसमें इंजर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर कोई हायर जंपर है, उसको जंपिंग करते टाइम प्रॉपर स्किल्स का नॉलेज नहीं है, वो कैसे लैंड करते हैं, तो हो सकता है कि वो इंजर्ड हो जाए। तो स्पोर्ट्स स्किल के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स में बहुत असेंशियल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलने आया, उसे खेलना आता है, सारी चीज़ें आती है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते टाइम वो हेलमेट ना पहने, ग्लव्स ना पहने, तो पूरे चांसेस है उसके इंजर्ड होने के। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी हमेशा यूज़ करने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड्स, ये सब अगर क्वालिटी वाइज हो तो आप इंजर्ड से बच सकते हैं। अगर प्लेग्राउंड जो है जिसमें आप खेल रहे हो वो स्मूथ या क्लीन नहीं होता तो हो सकता है कि आपको लग जाए, आप इंजर्ड हो जाए। तो प्रॉपर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज़ ओवर ट्रेनिंग।
जो बिगनर्स जब किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कितनी ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आप स्टार्टिंग में ओवर ट्रेन हो रहे हो तो आप डेफिनेटली इंजर्ड होंगे। आपको धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग का लेवल इंक्रीज करना होता है, एक साथ नहीं। और लास्ट वन पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉपर रूल्स। यूज प्रॉपर रूल्स में अगर आप रूल्स को ओबे करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, जो भी स्पोर्ट्स या इक्विपमेंट के जितने भी रूल्स हैं अगर आप उन सबको ओबे करते हो, उन्हीं की कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप इंजर्ड से बच सकते हो। और लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक। किसी गेम को खेलने के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है। अगर वो टेक्निक आप में नहीं है खेलने की, तो हो सकता है कि आप आगे चल के इंजर्ड हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज। अभी तक हम जिन इंजरीज के बारे में पढ़ रहे थे, हम ये जान रहे थे कि वो इंजरीज कैसी होती है, क्या होती है, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट एड प्रॉपर नहीं हुआ तो आगे चल के इंजरी सीवियर भी हो सकती है। तो वन बाय वन हम हर इंजरी को देखेंगे। नंबर 1 है अब्रेशन। अब्रेशन क्या होता है ये तो हमने पहले समझा, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे करते हैं। जिस भी पार्ट पे आपको लगी है यानी अफेक्टेड पार्ट, उसको आपको फ्रेश वाटर से क्लीन करना होता है या फिर कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे डिटॉल ऐसी चीजों से पूरी प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है, ताकि टिश्यूज जो डेड टिश्यूज है वो अंदर ना रहे। उसके बाद आपको प्रॉपर ऑइंटमेंट यूज करना होता है। ऑइंटमेंट भी इस तरीके से यूज करना है कि वो उस पार्ट से स्टिक ना हो जाए। ऑइंटमेंट के बाद आपके लिए जरूरी होता है कि उस पार्ट को ड्रेसिंग करवाएं और एक टीटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। ड्रेसिंग और टीटनेस के इंजेक्शन इसलिए जरूरी होता है ताकि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आगे फैले ना। अगर इन्फेक्शन आगे फैल जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इंजेक्शन लगवाया जाता है। और उसके बाद ड्रेसिंग डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन को मैनेज करने के लिए आपको कोल्ड कंप्रेशन वाटर यूज करना होता है या आइस या कोल्ड वाटर एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए। ये पॉइंट सब चीजों में कॉमन होता है, क्योंकि कोल्ड वाटर यूज करने से स्वेलिंग कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है अगर फिर भी स्वेलिंग हो तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट, अगर स्टिल इस मेडिसिन के बाद भी आपको स्वेलिंग रहती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फिर रिहेबिलिटेशन के लिए आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड है लैसिरेशन। लैसिरेशन मतलब स्किन पे कट लग जाना किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। उसके बाद अगर वो कट लग जाता है तो एक वाउंड हो जाता है, कोई घाव बढ़ जाता है जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि बहुत डेंजरस भी होता है। लेकिन अब इस इंजरी को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले लैसिरेशन से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना होता है। स्टॉप करने के लिए उसको होल्ड करना होता है 15 मिनट्स तक। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद आप उसको वार्म वाटर और सोप से वॉश करें। फिर अगर एथलीट को स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उस पॉइंट पे उस लैसिरेशन को स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टिचेस भी करवाने पड़ते हैं। और नहीं हो, सिंपल हो, तो ऑइंटमेंट यूज करके भी काम चला सकते हैं। देन जब जब ड्रेसिंग की जरूरत होगी, अगर इन्फेक्शन आगे फैल रहा है तो बार बार ड्रेसिंग चेंज करवाएंगे। उसके बाद पेन किलर भी ले सकते हैं अगर ज्यादा पेन हो तो। अब करते हैं स्प्रेन इंजरी की। स्प्रेन इंजरी को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके दो तरीके हैं, प्राइस प्रोसीजर और एक माइस प्रोसीजर। पहले हम देखते हैं कि प्राइस प्रोसीजर क्या होता है। प्राइस का मतलब मनी से नहीं है, पैसे से नहीं है। प्राइस की एक फुल फॉर्म है। प्राइस स्टैंड फॉर पी प्रोटेक्शन, आर रेस्ट, आई आइस, सी कंप्रेशन एंड ई एलिवेशन। पहले देखते हैं प्रोटेक्शन क्या है। अगर आप इंजर्ड हो तो फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट होने के लिए आपको कुछ चीजें यूज करनी पड़ती, जैसे स्प्रेन के केस में आप कुछ शूज यूज कर सकते हैं जो आपके फीट को सपोर्ट करें। नेक्स्ट आता है रेस्ट। इंजर्ड होने के बाद प्रॉपर रेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो वो हो सकता है कि आगे सीवियर हो जाए। अब रेस्ट करते टाइम भी आप ऐसे नहीं कि ये देखने के लिए कि अब मुझे हर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसको बार बार टच करें या टेम्परेशन करें, ये सारी चीजें भी अवॉइड करनी पड़ती है। थर्ड है आइस। आइस तो एक सबसे बेस्ट तरीका है इंजरी को कम करने का, उसकी स्वेलिंग हटाने का। स्मॉल प्लेसेस पे यानी स्मॉल एरिया पे आप 5 मिनट्स तक आइस को लगा सकते हैं और लार्जर एरिया पे 10 to 20 मिनट्स तक। आइस लगाने से आपकी स्वेलिंग और ब्लीडिंग कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। आइस को किसी वेट क्लॉथ में रैप कर ही लगाना चाहिए ताकि स्किन बर्न ना हो। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन नीज, एंकल या रिस्ट पे लगाया जाता है। इसे फर्म पेड के थ्रू लगाया जाता है। फर्म पेड यानी गरम पट्टा। गरम पट्टे को स्ट्रैप के थ्रू उस इंजर्ड पार्ट पे लगाया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही वो राउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइट होगा तो उससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। और प्राइस का लास्ट पॉइंट ई एलिवेशन।
एलिवेशन, अगर आपके कुछ एंकल्स या रिस्ट इन सब में कोई इंजरी हो तो आप सपोर्ट के लिए पिलो भी यूज कर सकते हैं। स्प्रेन के बाद आता है स्ट्रेन, लास्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। उसको मैनेज कैसे किया जाता है? वही प्राइस प्रोसीजर से। पी यानी प्रोटेक्शन, आपको कुछ प्रोटेक्शन यूज करने पड़ेंगे ताकि आपको उस इंजरी को सपोर्ट मिल सके। सेकेंड है रेस्ट, इंजरी के टाइम आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। टेम्पटेशंस को अवॉइड करें ये देखने के लिए कि अभी भी दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज को कम करें ताकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। थर्ड है आइस, आइस तो अप्लाई करनी ही चाहिए स्मॉलर एरिया पे 5 मिनट्स, लार्जर एरिया पे 10 to 20 मिनट्स। दिन में 4 से 8 बार आपको आइस अप्लाई करनी चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो, स्वेलिंग ना हो और पेन भी कम हो जाए। नेक्स्ट है कंप्रेशन, कंप्रेशन यानी फर्म पैड आपको यूज करना चाहिए लेकिन टाइटली बांधना नहीं चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और एलिवेशन यानी वही सपोर्ट लेना चाहिए पिलो का अपने एंकल्स और नीज पे। सॉफ्ट के बाद जॉइंट इंजरीज को कैसे मैनेज किया जाता है? डिसलोकेशन जो होता है जॉइंट इंजरी में, डिसलोकेशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एट फर्स्ट तो मेडिकल हेल्प को कॉल करना चाहिए। सेकंड, उन जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश ना करें, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, डिसलोकेशन के उस स्पॉट पे आपको आइस अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि इससे स्वेलिंग कम हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती है। और लास्ट वन बात करें तो एक फिक्स पोजीशन में वहां पे एक पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि वो जॉइंट्स मूव नहीं कर पाए जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और जॉइंट इंजरीज के बाद फ्रैक्चर को मैनेज कैसे करते हैं वो बात करते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी बोन्स में क्रैक आ जाना। ये यूजुअली किसी हायर इम्पैक्ट या बास्केटबॉल रेसेस में लॉन्ग डिस्टेंस में होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? नंबर 1, अगर आप जिस अफेक्टेड एरिया पे क्रैक आया है उसको अगर आप प्रॉपर रेस्ट दो तो वो अपने आप ही कुछ टाइम में, कुछ ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है। सेकेंडली, आप अगर उस पर आइस अप्लाई करते हो यानी अप्लाई आइस ऑन अफेक्टेड एरिया 24 to 48 आवर्स के लिए, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पेन कंटिन्यू रहे तो पेन किलर से दूर हो सकता है। उसके बाद अगर उस पोर्शन को इमोबिलाइजेशन यानी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए स्प्लिंट यूज की जाती है यानी पट्टी। हाथों से उसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उसके लिए स्प्लिंट का यूज करना चाहिए। नेक्स्टली, जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती जाए वैसे वैसे कुछ पार्शियल वेट यानी वॉकिंग स्टिक्स उठानी चाहिए और उसके 2 वीक्स बाद आप नॉर्मल वेट भी उठा सकते हो। और लास्ट पॉइंट है कि अप्रॉक्स 6 to 8 वीक्स तक आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती जिससे ऐसे फ्रैक्चर्स हो। हर मूवमेंट को बहुत स्लोली परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि यूजुअली चिल्ड्रंस में पाया जाता है क्योंकि उनकी बोन्स बेंट हो जाती है बिकॉज वो सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है। इन फ्रैक्चर्स के लिए भी इमोबिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए रिमूवेबल स्प्लिंट को यूज किया जाता है। अब अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लिया जाता है। पेन किलर्स के लिए पेन रहे तो पेन किलर्स यूज कीजिए और ये भी कुछ वीक्स के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाती है रेस्ट करने से। नेक्स्ट फ्रैक्चर है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर यानी एक बोन फ्रैक्चर का 2 या 3 से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाना। अगर 2 या 3 से ज़्यादा पीसेस में वो टूट जाती है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इमोबिलाइजेशन के लिए आपको इसमें केवल स्प्लिंट्स ही नहीं प्लास्टर्स का यूज़ भी करना चाहिए। और अगर पेन परसिस्ट करता है, पेन एग्जिस्ट करता है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं। लेकिन इन फ्रैक्चर में इन्फेक्शंस का भी डर रहता है इसलिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है और इसको ठीक होने में कुछ मंथ्स लग जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी एक बोन फ्रैक्चर दूसरे बोन फ्रैक्चर में एंट्री ले लेती है। इस फ्रैक्चर के लिए अगर ये कुछ ज़्यादा सीवियर नहीं हो तो उसके लिए भी आप स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। उस पूरे पोर्शन को यानी जहाँ पर ये फ्रैक्चर है अगर उसको कुछ टाइम तक उसको मूवमेंट ना करें, जब तक वो स्प्लिंट हट नहीं जाए तब तक उस पोर्शन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसको भी कुछ ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन रेस्ट करने से ही अपने आप ठीक हो जाता है। लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी पर्सन को बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स और बचने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ फैक्ट्रीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, इन सब से। अब ये एक्सीडेंट्स कभी भी हो जाते हैं, इनका कोई प्रॉपर टाइम तो नहीं होता कि कब होने वाले हैं, कभी भी किसी को इंजरी हो जाती है। इन सब से बचने के लिए फर्स्ट एड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एड मीन्स द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द वाउंडेड और एक्सीडेंट विक्टिम बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर यानी डॉक्टर से पहुंचने से पहले इन विक्टिम्स को फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करना। अब इसका एम क्या होता है? फर्स्ट एम की बात करें तो प्रिजर्व द लाइफ। किसी भी पेशेंट यानी किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम्स की लाइफ को प्रिजर्व करना फर्स्ट एड का फर्स्ट एम होता है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले उनको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना।
सेकेंड है टू एलिवेट द पेन एंड सफरिंग। हर एक्सीडेंट में थोड़ा सा पेन होता है, अगर कहीं चोट भी लगती है तो वहाँ पर भी पेन सफ़र करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट एड इसको रिलीफ करने में काम आता है। थर्ड है टू प्रमोट द रिकवरी। उस पेन को, उस वाउंड को या एक्सीडेंट विक्टिम की जो भी चोट है उसको रिकवर करने में भी फर्स्ट एड का काम लिया जाता है जब तक डॉक्टर्स पहुँचे। और लास्ट एम की बात करें टू प्रमोट द अर्ली मेडिकल एड। जब तक कोई पर्सन आए, जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड का यूज़ किया जाता है ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और उसकी स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए जब तक किसी पर्सन या कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी डॉक्टर पहुंचे।